हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम हर रोज़ जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है वाटर एंड वाटरलैंड मैनेजमेंट। क्या है? वाटर एंड वाटरलैंड मैनेजमेंट। ठीक है। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये है वेस्टलैंड। ठीक है। क्या है? वेस्टलैंड के बारे में, बंजर भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेस्टलैंड क्या है या बंजर भूमि किसे कहते हैं और यह किन कारणों से बनती है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इस सब पे हम कवर करेंगे आज वेस्टलैंड या बंजर भूमि के बारे में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर बंजर भूमि होती क्या है या किसे कहते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। हम धीरे धीरे एक तरफ से इस पर पूरी चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो बंजर भूमि, देखिए, बंजर भूमि का अर्थ वह होता है या बंजर भूमि का वह तात्पर्य होता है या फिर ऐसी भूमियों से होता है जिस भूमि पर ऐसी भूमियों से होता है जिस भूमि पर खेती न की जा हो या फिर खेती करना असंभव हो, खेती कार्य ना किया, या फिर उस पर हम कोई फसल को बोते हैं, कोई फसल को लगाते हैं तो उस फसल से हमें उत्पाद नहीं प्राप्त होता, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता होती है मिट्टी की वो समाप्त हो जाती है। देखिए, बंजर भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि पर है जिस पर किसी तरह से खेती होना असंभव कार्य है। क्या है? बंजर भूमि ऐसी भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार से खेती करना एक तरह से असंभव कार्य है, क्योंकि जो बंजर भूमि होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो बहुत क्षारीय होती है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी फसल को उगाना एक असंभव कार्य हो जाता है, क्योंकि उस भूमि की या फिर उस खेत की क्या होती है, गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। क्या होती है? उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। तो ऐसी दशा में वहाँ पर अगर कोई खेती की भी जाए तो वहाँ से बिल्कुल भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, बिल्कुल भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। लाभ के जगह पे हमें हानि की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि जो बुआई का जो खर्च आएगा, फसल लगाने का खर्च आएगा, जुताई का खर्च आएगा, वो खर्च आएगा, बाकी उससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। वहीं आगे बात करें तो यह बंजर भूमि होने के कारण क्या है। ठीक है, या बंजर भूमि होने के कई कारण हैं। अगर हम एक तरह की फसल कई वर्षों तक उगाते हैं, क्या करते हैं, कई वर्षों तक अगर उगाते रहें तो इससे भूमि के बंजर होने का क्या होता है, खतरा होता है। अगर हम किसी खेत में लगातार एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, ठीक है, किसी खेत में लगातार एक ही फसल को अगर बार बार उगाते हैं तो ऐसी अवस्था आती है कि वहाँ पे जमीन जो होती है, मिट्टी होती है, वहाँ भी बंजर होने का खतरा होने लगता है। देश की बात करें, देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में 12 करोड़ 95 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि बंजर है। क्या है? देश में, भारत देश की बात करें तो भारत देश में 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 12 करोड़, कितना, लगभग 12 करोड़ 95 लाख 70 हजार हेक्टेयर क्या है, भूमि बंजर भूमि है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के खाद्य के लिए जो आवश्यकताएं हैं खाद्य वस्तुओं की, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर भूमि बंजर होती जा रही है और हमें इस अवस्था में क्या है कि अधिक फसल की, अधिक खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, जनसंख्या अधिक होती जा रही है, तो इसको भी एक तरह से बैलेंस करना आगे के समय में बहुत कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या एक तरह से बढ़ती जा रही है और जो खेती योग्य भूमि है वो कम होती जा रही हैं। क्योंकि जो खेती योग्य भूमि है उसमें भी आज के समय में कई उद्योग लग जा रहे हैं, हाईवे, सड़क जा रही हैं, और उसके साथ साथ जो ज़मीन बंजर होती जा रही है। तो इस सब का एक बड़ा खामियाजा भविष्य में देखने को मिलेगा। आगे बात करें बंजर भूमि होने के मुख्य कारण। आखिर बंजर भूमि होने का मुख्य कारण क्या है, किन कारणों से बंजर भूमि का बंजर होना होता है या भूमि बंजर क्यों होती है। तो वन उपज का अंधाधुंध और अत्यधिक उपयोग। ठीक है, जो वन है उसका जो है वन का अंधाधुंध उपयोग या फिर वनों की अंधाधुंध कटाई, जो वन क्षेत्र हैं उन पे उनकी अंधाधुंध कटाई, अधिक उनका उपयोग, और आवश्यकता से अधिक चराई, अत्यधिक चराई भी जमीन को बंजर बनाती है। क्योंकि जब जो चारागाह क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होता है कि जब बारिश अधिक चराई कर देते हैं तो जो घास होती है वो मिट्टी वहाँ की
हल्की हो जाती है, क्योंकि जब घास निकल जाती है, जो घास होती है वो मृदा कटाव को रोकती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मृदा कटाव को रोकते हैं। बारिश के द्वारा या हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव या मिट्टी के जो उपजाऊ ऊपरी परत है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी भूमि का बंजर होना होता है और यह भी बहुत प्रभाव डालता है। विकास परियोजनाओं के दुष्प्रभाव, परियोजनाओं के दुष्प्रभाव का मतलब कंपनियों से निकलने वाले बड़े बड़े जो है नाले हो गए, और उसके बाद कंपनियों से जो निकलने वाले कचरे होते हैं, और कंपनियों जो उद्योग लगाए जाते हैं, इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि का दुरुपयोग और अवैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन, जैसे कि जो खेती योग्य भूमि है उसका क्या करते हैं, सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और अधिक उत्पादन के लालच में आवश्यकता से अधिक हम रसायन का उपयोग कर रहे हैं, खाद का उपयोग कर रहे हैं, या फिर उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। तो यह जो है कुछ कारण है जो भूमि को बंजर की ओर ले जा रही है, भूमि को बंजर बनाती जा रही हैं। ठीक है, तो इस पे भी एक हमें ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए कि आखिर भूमि को बंजर होने के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं और इनसे कैसे बचा जा सके। हम आगे इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर बात करें भूमि के बंजर होने के, तो भूमि का वर्गीकरण की बात करें तो भूमि का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितना, जो बंजर भूमि है इसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि का मतलब ऐसी भूमियां जो कृषि योग्य हैं लेकिन वो बंजर होती जा रही हैं। और दूसरा जो अकृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, दो प्रकार के बंजर भूमि को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। कितना, दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक खेती योग्य जो कृषि योग्य है, और दूसरा जो है खेती ना की जाए या अकृषक। ठीक है, दो प्रकार में इसको बांटा गया है। अगर खेती योग्य बंजर भूमि की बात करें तो ये खेती योग्य बंजर भूमि जिनका उपयोग उनकी पूरी दक्षता से नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, इनका उपयोग इनको पूरी दक्षता से नहीं किया जाता, या किसी राज्य या फिर किसी निजी कब्जे या फिर अधिसूचित वन क्षेत्र घोषित किए जाने जैसे कि विभिन्न कारणों के कुप्रबंधन से किया जाता है। ऐसी कृषि योग्य बंजर भूमि में अवनरत भूमि, सतही जलयुक्त दलदली भूमि, लहरदार और लवणीय भूमि शामिल है। इस श्रेणी में परिस्थिति सीमाओं के आधार पर बंजर भूमि को शामिल किया गया, जैसे कि नष्ट हुए जंगल, चारागाह, स्थानांतरित खेती, रेत के टीले, खनन आदि। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जो खेती योग्य बंजर भूमि है वो कैसे है। ठीक है, तो खेती योग्य जो भूमि है उसको पूरी तरह से उसका दक्षता से नहीं किया गया, उनकी पूरी क्षमता से नहीं किया जाता है उनका उपयोग, तब खेत जो है जमीन बंजर होती जाती है। आवश्यकता से अधिक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, या फिर कुछ क्षेत्रों में भूमि दलदली हो जाती है, बाढ़ की समस्या आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है भूमि का अवध खनन हो जाता है और लवणी भूमि शामिल है। तो इन सब की वजह से जो खेती योग्य भूमि है वो भी बंजर बनती जा रही है। ठीक है, रेत के टीले या खनन, ये सारी चीज़, और स्थानांतरित खेती, ये सब एक कारक हैं जो खेती योग्य भूमि है, वो कृषि खेती योग्य बंजर भूमि। अकृषि योग्य बंजर भूमि की बात करें तो ये बंजर भूमि जो कृषि के लिए नहीं उपलब्ध होती हैं, क्या होती हैं, अकृषि योग्य। तो जो अकृषि योग्य का मतलब होता है ऐसी भूमियां जहां पे खेती नहीं की जाती या फिर खेती करना असंभव है। इनमें क्या है, बंजर चट्टानी भूमि, खाड़ी ढलान वाले क्षेत्र और बर्फ या ग्लेशियर क्षेत्र शामिल है। देखिए, अकृषि योग्य भूमि की बात करें तो वो क्षेत्र या ऐसी भूमि जो पहाड़ी हो, चट्टानी हो, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ग्लेशियर हो या खड़ी ढलान वाली क्षेत्र हो, तो ये सब क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती, तो ये अकृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती हैं। और खेती योग्य के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम देखेंगे बंजर भूमि सुधार के लिए समाधान। ठीक है, बंजर भूमि के लिए सुधार के लिए कैसे समाधान किया जाए, तो बंजर भूमि को सुधारने के लिए सरकार द्वारा और किसानों द्वारा भी बंजर भूमि को सुधारने के लिए क्रांति लाई गई, और बंजर भूमि के समाधान के लिए कई विधियां हैं जिनमें सबसे कारगर है जैसे कि ढैंचा बोना। ठीक है, हरी खाद को बोना, और उसके साथ साथ क्या है, मेड़बंदी करना, स्क्रैपिंग हो गया, सब प्लांटिंग हो गया, फ्लासिंग, स्क्रैपिंग और जिप्सम मिक्सिंग आदि इस तरह की प्रक्रियाओं से जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है,
जो कृषि योग्य भूमि है, जो उनको हरी खाद के उपयोग से, जिप्सम के उपयोग से मेड़बंदी करके उनको क्या किया जाता है, भूमि सुधार कार्य किया जा सकता है, उस भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊसर भूमि को सुधारने के लिए किसान को अपने खेतों में क्या पहले करना चाहिए, पहले खेत को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। जैसे कि बड़ा आकार का अगर खेत है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में उसको बांट लेना चाहिए। उसके बाद उसकी मेड़बंदी कर देनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पे नमक फूल रहा है या लोना, जैसे कि पपड़ी बन जाती है बंजर भूमियों में, जहाँ जहाँ पे भूमि की दशा ज़्यादा खराब है, वहाँ पे क्या करते हैं, उन क्षेत्र में वहाँ की मिट्टी को क्या करते हैं, हटा देते हैं, खुरच के हटा देते हैं, और उसके बाद फिर उस प्लाट की क्या करते हैं, जुताई करके उसको समतल कर देते हैं, और उसके बाद उसमें पानी भर के फिर पानी को निकाल देते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं, फिर समतल करके फिर पानी भर के फिर पानी को निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया ऐसे करते रहते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, जून के महीने में, कब, जून के महीने में सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जिप्सम डाल देते हैं, क्या जिप्सम डालते हैं, उसके बाद फिर पानी भर देते हैं। इसके बाद उसमें पहली फसल किसकी बोते हैं, धान की, उसमें जो पहली खेती करेंगे उसको धान की खेती करेंगे, उसके बाद फिर गेहूं की करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ढैंचा या फिर हरी खाद जो है उसको लगा देते हैं, उसको बो देंगे, और ऐसा 2 वर्षों तक करेंगे, जिससे ऊसर भूमि पूरी तरह से उपजाऊ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है। सर्वप्रथम जो है हम ये देखते हैं कि ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हम ढैंचा या फिर हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बड़े क्षेत्र में है, बड़े आकार में जमीन ऊसर है, तो उसको क्या करते हैं, उसको मेड़बंदी करते हैं, और जहाँ पे मेड़बंदी करने के बाद जहाँ पे मिट्टी में ज़्यादा नमक की मात्रा है या लोना दिख रहा है, तो उसको खुरच के हटा देते हैं, खेत को समतल कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें पानी डालते हैं और पानी को फिर निकाल देते हैं, फिर ऐसा करते हैं, यही प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद उसमें जिप्सम डालते हैं, और जून के महीने में उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहली जो उसमें खेती करेंगे वो करेंगे धान की, उसके बाद फिर गेहूं की करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से ढैंचा या फिर हरी खाद की खेती करेंगे। इससे क्या होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा कि जो बंजर भूमि है हमारी, वह उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बन जाएगी। बंजर भूमि की पहचान की बात करें कि बंजर भूमि की पहचान कैसे की जाती है, तो बंजर भूमि की पहचान के लिए मृदा वैज्ञानिकों ने अपना सुझाव दिया, बताया उन्होंने कि बंजर भूमि या फिर ऊसर भूमि को नमक से पहचाना जाता है। क्या होता है, नमक से पहचाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंजर भूमि की जो ऊपरी परत और निचली परत होती है, उसमें क्या होता है, नमक जमा होता है, जिसको हम देख कर यह समझ सकते हैं कि जमीन क्या हो गई है, बंजर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था पिछली बार आपके एग्जाम में कि बंजर भूमि की पहचान कैसे की जा सकती है। तो बंजर भूमि की जो मृदा वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि बंजर भूमि को पहचानने के लिए हम ये देखते हैं, जो बंजर भूमि है उसमें नमक की मात्रा होती है, ऊपरी और निचली परत पे दोनों में क्या होता है, नमक जमा होता है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जमीन बंजर हो गई। बंजर भूमि के वितरण की बात करें तो भारत में बंजर भूमि के वितरण की बात करें तो भारत में लगभग 30% जमीन क्या है, खराब या बंजर होने के कगार पे है। कितना, लगभग 30%। कितना सोचनीय बात है कि भारत देश में जहाँ की जनसंख्या विश्व का जनसंख्या का दूसरे स्थान पे है, और खेती का आकार जो है अदर कंट्री से छोटा है, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस दशा में भूमि का बंजर होना, वो भी लगभग 30% भूमि जो है वह बंजर होने के कगार पे है। तो इस दशा यह बहुत खराब स्थिति आने वाले भविष्य में हो सकती है, तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 30% खराब जमीन या बंजर होने के कगार पे है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 328.72 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 96.4 MH बंजर हो चुका है। जैसे कि राजस्थान क्षेत्र देख लो, राजस्थान क्षेत्र में अधिक क्षेत्र की जो वहाँ पे राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पे बंजर भूमि है। उसके बाद दिल्ली हो गया, फिर गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में से 40 से 70% तक जमीन बंजर होने वाली है। क्या बंजर होने वाली, कितना, 40 से 70% तक जो भूमि है इन क्षेत्र की वह बंजर होने की कगार पे है। बंजर भूमि के निर्माण के कारक, आखिर बंजर भूमि बनती कैसे है, क्या कारक होते हैं, क्या कारण होते हैं इसके बंजर भूमि बनने के, तो उसको देखते हैं। तो तेज गति की हवा और पानी के कारण मृदा का कटाव सबसे पहले जो फैक्टर इसमें है, इफेक्ट करता है, या फिर यह देखते हैं कि बंजर भूमि निर्माण के कारक कौन से हैं, कॉजेस कौन से हैं।
तो तेज जब हवा की गति तेज होती है तो उस दशा में क्या होता है, हवा या फिर पानी के द्वारा मृदा का कटाव होता है। ठीक है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ परत होती है, वह हवा के साथ या फिर पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि मृदा जो है वो बंजर होती है, उसकी जो उपजाऊपन होता है वो खत्म होने लगता है। लवणीकरण, क्षारीकरण या फिर भूमि क्षेत्रों का जल पलायन। ठीक है, ऐसे भूमि का ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक समय तक जल भराव हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो मृदा होती है वहाँ की वो भी खराब होने लगती है। और प्राकृतिक कारक जैसे सुनामी, बाढ़ और ज्वारी गतिविधियाँ, यह भी काफ़ी हद तक जमीन के बंजर होने का, भूमि के बंजर होने का कारण है कि प्राकृतिक कारक जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर ज्वालामुखी हो गया, और इन सब जो कारक हैं, अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग या फिर कीटनाशकों का उपयोग, फिर मोनोक्रॉपिंग, औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान और खनिजों का अवैध और अंधाधुंध खनन, झूम खेती आदि के संदर्भ में अनुचित कृषि पद्धतियां जैसे मानव जनित गतिविधियां हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे वर्षा पैटर्न या बारिश के पैटर्न में बदलाव, जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क परिस्थितियां, प्रबंधन की बाधाएं आदि। अब इसको समझते हैं कि आवश्यकता से अधिक आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो अधिक फसल उपज के लालच में क्या कर रहे हैं, एक तरह से अंधाधुंध रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो मृदा की संरचना है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वह खराब होती जा रही है और आने वाले समय में मृदा बंजर होने की ओर बढ़ रही। और औद्योगिक क्षेत्रों में जो कचरे, औद्योगिक क्षेत्रों से जो कचरे निकल रहे हैं और उसका भी सही तरीके से अगर उपाय नहीं किया गया, उससे निकलने वाले कचरों से भी मृदा बंजर होती जा रही है। और जो खनिज या फिर अवैध खनन है, मिट्टी का खनन, खनिज को निकालने के लिए मिट्टी का खनन किया जा रहा है, अंधाधुंध खनन किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में भी, इस प्रक्रिया में भी क्या हो रहा है, मिट्टी बंजर होती जा रही है। झूम खेत और अनुचित कृषि पद्धतियां हो गई, ये सब क्या है, ये मानव जनित गतिविधियां हैं और इसके द्वारा जमीन बंजर होती जा रही है भूमि की। बंजर भूमि का महत्व या फिर बंजर भूमि सुधार की आवश्यकता। आखिर बंजर भूमि के सुधार की क्या आवश्यकताएं हैं या फिर क्या महत्व है, या फिर बंजर भूमि को सुधार करने की क्या आवश्यकताएं पड़ी, तो ठीक है, इसको देखते हैं। जो बंजर भूमि है ग्रामीण लोगों के लिए आय का स्रोत प्रदान करती है। क्या करती है, अगर जो बंजर भूमि है उसको सही सुधारा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, उनका जो बंजर भूमि है वो उपजाऊ बन जाए तो वहाँ से भी उनके फसल प्राप्त होगा और उससे क्या होगा, उनको आय की प्राप्ति होगी। क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करें। स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखता है। ठीक है, और उसके बाद स्थानीय उपयोग के लिए ईंधन हो गया, चारे, लकड़ी, इनकी क्या होती है, निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है और मृदा की उर्वरता में क्या करता है, सुधार करता है। आगे बात करें बंजर भूमि का रूपांतरण। ठीक है, बंजर भूमि रूपांतरण का महत्व। आखिर बंजर भूमि रूपांतरण के क्या महत्व हैं, तो यहाँ पे देखें तो सरकार बंजर भूमि के रूपांतरण को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि भविष्य में जो भूमि बंजर होती जा रही है लगातार, या भूमि का बंजर होना एक भविष्य में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से अगर भूमि भी बंजर होती जाएगी तो आने वाले समय में खाने की पूर्ति करना, खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने बंजर भूमि के रूपांतरण को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को चला रखा है और उसको रूपांतरण को प्रोत्साहित भी कर रही है। और यह इंगित करते हुए कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, कितना, 18%, विश्व की 18% जनसंख्या सिर्फ भारत में निवास करती है और इसके पास केवल 2.4%, कितना, लगभग 2.4% कृषि योग्य। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, देखिएगा इस बात को कि जो भारत देश है, भारत देश में विश्व का जो जनसंख्या निवास करती है, कितना करती है, 18%। ठीक है, विश्व का 18% जनसंख्या भारत देश में निवास करती है। और खेती योग्य, कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कृषि योग्य जो भूमि है वह लगभग मात्र कितना है, 2.4%, कितना है, 2.4% कृषि भूमि क्षेत्र है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उत्पादन
योग्य भूमि उत्पादकता में सुधार लाने और अतिरिक्त भूमि बढ़ाने, या जो कि अतिरिक्त भूमि बढ़ाने का मतलब यहाँ पे है कि जो बंजर पड़ी भूमि है उसको क्या करें, उपजाऊ बनाए, कृषि योग्य बनाए, कि तत्काल आवश्यकता है। यह अनुपयोगी बंजर भूमि खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने और वनस्पतिक आवरण का विस्तार करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए, ये जो बंजर भूमि है, अगर उनका रूपांतरण करके क्या करेंगे, उसको कृषि योग्य भूमि में या उसमें उर्वरता उसको सुधार करेंगे, तो उससे क्या होगा, वनस्पति क्षेत्र बढ़ेगा और उसके साथ साथ फसल उत्पादन भी प्राप्त होगा। तो यह जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वन रोपण द्वारा बंजर भूमि का विकास, अगर बंजर भूमि के विकास की बात करें कि बंजर भूमि का विकास कैसे कर सकते हैं, तो वन रोपण के द्वारा बंजर भूमि का विकास कर सकते हैं। जो जंगल होते हैं उसे देश का दिल कहा जाता है, क्योंकि जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, हम उन्हीं से अपने जीवन से संबंधित सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है और जो हमारे जीवन में दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं, ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है और फल प्राप्त हो रहे हैं, और पेड़ पौधों से हमारा जीवन है। ठीक है, तो जंगल देश का दिल होता है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो ये जो हमारी सात से समलता धरती या किसी प्रकार के जीवन को धारण करने योग्य ना होती। ठीक है, अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होते तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। सीधा सा इसका मतलब है, ये जो पेड़ पौधे हैं इसका कनेक्शन जीवन से है, पेड़ पौधे नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये वायुमंडल में या फिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पेड़ ही हैं जो शुद्ध वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, बादलों को अपनी ओर खींचते हैं। ये पेड़ हैं, वन जो है ये क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, बादलों को अपनी ओर खींचते हैं और बारिश भी लाते हैं। इन्हीं के कारण बारिश होती है और वातावरण के तपन को भी कम करते हैं। जो वातावरण में इतनी गर्मी होती है उसको भी कम करते हैं। पेड़ पौधे गर्मी को अवशोषित करके हमें ठंडी वायु प्रदान करते हैं। ये पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, पहाड़ों और खेतों की रक्षा करते हैं और पेड़ पौधों के कारण बारिश के फालतू पानी को भी रोकते हैं। और ये बारिश के फालतू पानी को रोकने के साथ साथ बारिश से होने वाले मृदा कटाव को भी रोकते हैं और हमारी फसलें जो है लहलहा सकें। पेड़ ही हमें भोजन, चारा, ईंधन, लकड़ी और कच्चा माल देते हैं, जिससे हम कागज, रेयान तैयार करते हैं। इसलिए पेड़ों को देश का दिल कहना चाहिए। जो पेड़ होते हैं इसको देश का दिल नहीं, एक तरह से सजीवों का जीवनदाता भी कहा जा सकता है। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, इनके बिना जीवन असंभव है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बंजर भूमि को, तो बंजर भूमि को जो है उसका सुधार पेड़ पौधों के द्वारा भी किया जाता है और अनेक विधियाँ हैं जिसके द्वारा बंजर भूमि का सुधार किया जा सकता है और बंजर भूमि का रूपांतरण किया जा सकता है, जिससे जो है खेती योग्य भूमि का जो दायरा है वह बढ़ सके और आने वाले समय में जो खाद्य की समस्या उत्पन्न होने वाली है उससे बचा जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों ये यहीं पे समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आप सबसे कि ये क्लास बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। और उसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो भी क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वह एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सबको लग रहा है कि पीछे कोई टॉपिक छूटा हुआ है या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उस क्लास को आप सबके बीच में लाएंगे। आप सब लोग पढ़ाई में लग जाइए। अब गिनती से लगभग 23-24 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी करिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।